आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Okay. Um, so we will continue from where we left. So this was the slide which we were looking at when we left. So the challenge of project management. The project manager manages temporary, non-repetitive activities and frequently acts independently of the formal organization. जब प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे होते हैं तो आप जो मेन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे होते हैं उससे आप बिल्कुल अलग हो जाते हैं, क्योंकि यू आर वर्किंग ऑन समथिंग वेरी यूनिक एंड वेरी न्यू. सो इसमें मतलब पुरानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका लिंक कम कम हो जाता है, बट दैट डजंट मैटर बिकॉज बहरहाल आपने रिसोर्सेज जो है वो अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से ही लेने होते हैं. मार्शल्स रिसोर्सेज फॉर प्रोजेक्ट इज लिंक्ड डायरेक्टली टू द कस्टमर इंटरफेस. कस्टमर इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ बिल्कुल कांटेक्ट में होता है. फेसबुक ग्रुप जो है वो मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने आपको बल्कि ईमेल की हुई है उसमें. अगर आपका ईमेल एड्रेस अगर चेंज है, जो कि यूनिवर्सिटी में जब आपने एडमिशन लिया था वो वाला ईमेल एड्रेस से मैंने ग्रुप बना के मैंने सबको ऐड किया हुआ है, जितने स्टूडेंट्स हैं सबके लिए. तो अगर आपका अलग से कोई ईमेल आईडी चेंज है तो फिर वो जब आप मुझे लिखेंगे तो मैं आपको भेजूंगा, लेकिन ये आपको नज़र नहीं आएगा. मैं आपको नाम बता भी दूँ, EPM SU 2020 है इसका जो ग्रुप है. Anyways, so provides direction, coordination, integration to the project team. Is responsible for performance and success of the project. So project manager provides direction, coordination, integration of the project team. Project team उसके पास जो होती है उन सबको लेके चलना होता है उसे, और पूरे स्कोप और प्रोजेक्ट की जो सक्सेस है उसका तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर होती है. Must induce the right people at the right time to address the right issues and make the right decisions. तो सही वक्त पे सही फैसला करना जो है वो भी प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ये आप लोग जब ये बार बार जो डिस्टर्ब करते हैं तो ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है आपको, ये यहाँ पर आके फिर वो हटती नहीं जब तक मैं दोबारा इसको पॉज नहीं करूँगा. तो थोड़ा सा इसमें आप ख्याल करें, इसमें बार बार इस तरह से डिस्टर्ब ना करें, वरना ये आपका जो टाइम जो है वो ज़ाया होता है इसमें. अभी जब तक मैं इसको मुझे पूरा दोबारा सारा बंद करके दोबारा होना पड़ेगा. मैं इसलिए आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि इस तरह की जो, इसमें मुझे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसकी जो रिकॉर्डिंग होगी जिसको आप बाद में देखना चाहेंगे वो सही तरह से आपको नज़र नहीं आएगा. Anyways, so the importance of project management, factors leading to the increased use of project management. Compression of product life cycle. अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है या क्या इंपॉर्टेंस है? वो ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है उसको आप कंप्रेस कर सकते हैं. कैसे कंप्रेस करते हैं वो अभी हम आगे चल के देखेंगे कि इसमें कंप्रेशन के सारे टूल्स एंड टेक्निक्स दी हुई हैं. नॉलेज एक्सप्लोजन. आप जब नए प्रोजेक्ट पे चूंकि काम कर रहे होते हैं तो आपको नई नई चीज़ें पता चलती हैं, और हर मर्तबा जब आप कोई नया प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो आपकी जो अपनी नॉलेज है वो इन्हांस होती है. तो इन्हांस होने का मतलब ये कि जिस तरह से बम फटता है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो होती हैं वो सब बिखर जाती हैं. तो इसी तरह से जब आप के अपने जहन में जो प्रोजेक्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके हवाले से जो नए आइडियाज़ आते हैं उसको इसने नाम दिया है नॉलेज एक्सप्लोजन का. ट्रिपल बॉटम लाइन, पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट. तो
इसकी जो बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन का मतलब यही है कि इसमें जो एंड रिजल्ट है उसमें ये होता है कि जो लोगों, जो ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रॉफिट होता है, जो लोग होते हैं उनकी जो कि ट्रेनिंग और नई चीज़ें सीख रहे होते हैं तो वो भी एक्सप्लोर होता है। और प्लेनेट, यहाँ प्लेनेट से मुराद ये है कि जो आपकी जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा सेटअप है उसमें इन्हांसमेंट होती है। मतलब उस वो एक तरह से ये समझे कि वो ग्रो करती है। तो आपका जो प्लेनेट है इस तरह से, जो 500 साल पीछे चले जाएं और आज के दौर में देखें तो आपको नज़र आएगा कि जिस तरह से चीज़ें ग्रो हुई हैं, तो वो उसको उसने कहा है कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उससे हमेशा नई चीज़ें निकल के आती हैं। अब जैसे कोविड-19 है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा तो उससे फिर आपकी जो पूरी दुनिया जो है उसका पूरा नक्शा जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये उसके उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही। कॉर्पोरेट डाउनसाइजिंग, डाउनसाइजिंग बेसिकली इसको आजकल के दौर में जो इसका ज़्यादा खूबसूरत वर्ड है वो है राइट साइजिंग। तो डाउन साइजिंग में होता यह है कि आप जो एग्जिस्टिंग स्टाफ होता है उसको आप रिड्यूस करते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह से we achieved our project alone or with team, what's better, and in which we get greater learning. ये सवाल है मोहम्मद इरहान का कि we achieved our project alone or with team, what's better and in which we get learning. As a project manager आपको टीम को साथ लेके चलना होता है। अकेले यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग, क्योंकि आप को हर चीज़ की एक्सपर्टीज नहीं होती है। हो सकता है आपकी एक्सपर्टीज किसी पर्टिकुलर एरिया में हो, लेकिन आपका जो टीम मेंबर है उसकी एक्सपर्टीज किसी और एरिया में हो। तो जब उनका जो कोऑर्डिनेटेड और कोलैबोरेटिव एफर्ट होती है पूरी टीम मेंबर्स की, वो बेसिकली आपको हेल्प आउट करती है प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से करने में। सो इट इज़ नॉट समथिंग कि आप अकेले अकेले काम नहीं करना होता है। इसकी मिसाल यूँ समझ लें कि अगर अब इस वक्त जैसे दुनिया में इतने लोग हैं तो कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ वो मतलब वो मशीन्स पे बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, कुछ कंप्यूटर्स पे बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, लेकिन हर आदमी हर चीज़ नहीं कर सकता। आपको जूते सिलवाने के लिए बहरहाल मोची की ज़रूरत पड़ती है, सब्जी के लिए सब्जी वाले के पास जाना पड़ता है, गोश्त के लिए गोश्त वाले के पास जाना पड़ता है। अगर सारे काम आप खुद करना शुरू करेंगे तो आपका काम हो तो जाएगा लेकिन उसमें परफेक्शन नहीं आएगी। तो परफेक्शन लाने के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट की एक रिक्वायरमेंट क्वालिटी भी होती है, तो उस क्वालिटी को लाने के लिए आपको टीम से हेल्प लेनी होती है। और प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो बेसिकली काम नहीं करता, वो काम लेता है, काम करवाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर इज अ लीडर। आपने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी टीम को लीड करना होता है। लीड करने का मतलब ये कि अब आपको जो उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी काम आपने उसी से लेना है और उसी को कहना है कि आपने इसको रिजल्ट मुझे देना है। उस रिजल्ट में आप अपनी इनपुट्स दे सकते हैं कि यस इसको यूं नहीं यूं करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बिकॉज एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपके पास हर तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही होगी, जबकि जो टीम मेंबर है उसके पास सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया में जिसमें वो काम कर रहा है उसके पास सिर्फ उसके बारे में ही उसके पास अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, so this is good that you are understanding and your questions are very good. Last class maybe you were the only one who was asking me the questions. So मेरी expectation ये है आप लोगों से कि you must raise question in during the session as well. Increased customer focus का मतलब ये है कि अच्छा, मैं बेसिकली बात कर रहा था कॉर्पोरेट डाउनसाइजिंग की। तो डाउनसाइजिंग में मतलब ये होता है कि जैसे अब आने वाला जो दौर है उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कंपनीज ने फारिग कर दिया है। अब जो लोग हैं भी तो उनको उन्होंने होम बेस्ड असाइनमेंट दिए हुए हैं कि आप अपने घर से काम करें। तो ये आने वाला जो टाइम है वो इसी तरह का होगा। तो आपने भी अपने आप को उस आने वाले वक्त के हिसाब से प्रिपेयर करना है। अगर ये आप लोगों ने नहीं किया तो यू गाइस आर गोइंग टू हैव टफ टाइम इन द फ्यूचर। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि इस इस एक्सरसाइज को, जो कि ऑनलाइन एक्टिविटी है, इसको मजाक ना समझें, इसको कैश करने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको इसी तरह से अपनी टीम, अपने मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्ट करना होगा।
इन हालात में भी, इस वक्त भी मैं अभी पिछले दिनों देख रहा था लिंक्डइन पे और डिफरेंट उस पे कि जॉब्स आ रही हैं। तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी बात नहीं है कि इन हालात में भी अगर जॉब्स आ रही हैं तो इसका मतलब ये कि आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो और भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन अपने आप को हर तरह से बुरे वक्त के लिए प्रिपेयर करना होता है, और बुरा वक्त जो है वो यही होगा कि आप जितने कम्पिटिटिव अपने आप को बनाएंगे, जितना आप एक्टिवली अपना काम करेंगे, उतना आपके लिए इसका फ़ायदा होगा। इस हवाले से अगर आप लोगों को कभी भी कोई हेल्प चाहिए हो, कोई मसला हो, कोई भी चीज़ हो, यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क मी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज इश्यूज। तो जो मैंने बताया कि डाउन साइजिंग का इन्होंने नाम दिया है राइट साइजिंग। तो इसको राइट साइजिंग मतलब, डाउन साइजिंग मतलब अगर आप किसी को फारिग करते हैं जॉब से तो उसके अंदर डीमोटिवेशन आती है, तो उसको इन्होंने एक जिस तरह से होता है ना कि पत्थर तो मारना था लेकिन फूलों में लपेट के मारते हैं तो उसका असर ज़रा सा कम होता है। इस वजह से उन्होंने इसका नाम जो है वो राइट साइजिंग रखा है। इंक्रीज्ड कस्टमर फोकस, आपका जो पूरा फोकस कस्टमर के साथ है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है इसमें। आप क्योंकि कंटिन्यूसली कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। स्मॉल प्रोजेक्ट्स रिप्रेजेंट बिग प्रॉब्लम्स। कई मरतबा हम बहुत सारी चीज़ों को टेक वी यूजुअली टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। मतलब हम कहते हैं कि ठीक है हो जाएगा, लेकिन वो जो हो जाएगा है वही गले की हड्डी बन बन के सामने आता है। तो यही बात वो कह रहा है कि इसके लिए अगर आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अच्छी होगी, तो चाहे बड़ा हो या छोटा प्रोजेक्ट हो, you will be able to deal with it very effectively. उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ एन इंटीग्रेटिव अप्रोच टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यहाँ इंटीग्रेटिव से, ये इंटीग्रेशन वाला, ये मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन जो है समेशन को कहते हैं। तो समेशन, यहाँ पर जो समेशन हो रही है वो बेसिकली जो 10 नॉलेज एरियाज हैं। 10 नॉलेज एरियाज क्या है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के? सबसे पहले आता है इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसका काम जो नॉलेज एरियाज हैं, बाकी रिमेनिंग 9 नॉलेज एरियाज जो हैं उनको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कैसे करना है कि उसको हर एरिया के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो उसके पास होती है, उसको किस तरह से किस वक्त कैसे जोड़ना है, बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर का यही एक काम है। सो इस इंटीग्रेटिव अप्रोच के जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बात करता है कि इंटीग्रेशन और सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोवाइड सीनियर मैनेजमेंट विद एन ओवरव्यू ऑफ ऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज। तो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास पूरे ओवरऑल व्यू होता है कि प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, तो वो उससे अच्छी तरह से अपनी मैनेजमेंट को बता सकता है। बिग पिक्चर ऑफ हाउ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज आर यूज्ड। तो अब आगे चल के अगर हम देखेंगे तो इसमें आपको बहुत सारी जगहों पे एक एक चीज़ होती है यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है बिग पिक्चर। बिग पिक्चर का मतलब ये होता है कि जिस तरह से आपने प्रोग्रामिंग वगैरह जब सीखते हैं तो उसमें आप या तो फ्लो चार्ट बनाते हैं या ब्लॉक डायग्राम्स जो होती हैं, तो वो बेसिकली बिग पिक्चर कहलाता है। तो जब आपने अपनी मैनेजमेंट को कोई चीज़ दिखानी होती है तो आप मतलब वो पूरी 1000 पेज की या 500 पेज की रिपोर्ट नहीं देते हैं। वो आपसे हमेशा कहेगी कि जी आप प्रेजेंटेशन जो है उसमें नॉर्मली 5 से 10 स्लाइड्स के अंदर आपने पूरी बात को एक्सप्लेन करना होता है। तो वो कहलाती है बेसिकली बिग पिक्चर। तो उस बिग पिक्चर में आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमेशा जो भी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी मैनेजमेंट को, वो हमेशा ब्लॉक डायग्राम की सूरत में या फ्लो चार्ट की सूरत में शो करें। रिस्क असेसमेंट ऑफ देयर पोर्टफोलियो ऑफ प्रोजेक्ट्स। अच्छा, अब यहाँ पर वर्ड जो यूज हुआ पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियो अभी आगे आएगा तो मैं उस वक्त आपको पोर्टफोलियो, मैंने जैसे कि पहले बताया कि ये भी ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स होता है लेकिन ये अनरिलेटेड होते हैं। एक प्रोजेक्ट कोई और होगा, दूसरा किसी और प्रोजेक्ट। जिस तरह पिछली उसमें स्लाइड में मैंने आपसे कहा कि एक होता है प्रोग्राम और एक होता है प्रोजेक्ट और एक होता है पोर्टफोलियो। तो जो आपका प्रोजेक्ट है वो तो एक सिंपल प्रोजेक्ट है, उसको प्रोजेक्ट ही कहेंगे। उसके बाद आप जब प्रोग्राम में जाते हैं तो ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स होता है लेकिन वो सारे इंटरलिंक्ड होते हैं, आपस में उनकी रिलेशनशिप होती है। एक प्रोजेक्ट जो है वो दूसरे के साथ लिंक हो रहा होता है, वो कहलाएगा आपका प्रोग्राम। और एक ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स ऐसा भी होगा कि जिसमें
हर प्रोजेक्ट जो है वो अपनी जगह पे एक छोटा प्रोजेक्ट होगा, लेकिन आपस में उन तमाम प्रोजेक्ट्स का कोई लिंक नहीं होगा। तो अगर वो लिंक ना हो, उसको बेसिकली कहते हैं पोर्टफोलियो। तो जब आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं तो विद इन दी प्रोजेक्ट भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं, तो उनमें हर एक एरिया में आपने उसकी रिस्क असेसमेंट करनी होती है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में अभी और जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। A rough metric of the firm's improvement in managing projects relative to others in the industry. अब यहाँ जो वर्ड यूज हुआ रफ मेट्रिक्स, ये बेसिकली मेट्रिक्स ये है वो जो आपका जो मेट्रिक्स मैथ्स में पढ़ते हैं, कॉलम्स एंड रोज। इसमें क्या होता है कि आप जो आपका पोर्टफोलियो होता है, ये जो ऊपर जो इसमें बात कही है ना कि पोर्टफोलियो ऑफ प्रोजेक्ट्स, उसमें आप एक मैट्रिक्स बनाते हैं और उसमें आप उसको प्लग इन करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को। अब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, और जो नेक्स्ट चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, तो जो फ्राइडे वाली जो क्लास होगी उसमें मैंने अपने हिसाब से पीएम वॉक गाइड के हिसाब से जो चीज़ें मैंने प्रेजेंटेशंस बनाई हैं, उसका भी मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा, ताकि आपको ये जो बुक की जो स्लाइड्स हैं उसमें, और वो जो आपको स्लाइड्स मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है वहाँ पर जो वीडियोस आपको दी हैं, तो उनका आपस में किस तरह से रिलेशनशिप है उसके बारे में आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से भी क्लियर हो जाएगी। So don't worry about that. Linkages of senior management with actual project execution management. और ये बेसिकली आपका जो इंटीग्रेटिव अप्रोच होती है, उसमें चूंकि आप मैनेजमेंट को भी कंटिन्यूसली रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, तो उसके पास भी आपके हवाले से उसके पास इंफॉर्मेशन जा रही है। Integrated project management system problems resulting from the use of piecemeal project management system do not tie together the overall strategies of the firm. अच्छा, अब ये जो इसने बात कही है, बेसिकली ये नेटवर्क डायग्राम का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अब नेटवर्क डायग्राम क्या है वो अभी हम जब आगे चलेंगे तो मैं आपको उसमें थोड़ा सा आइडिया दूंगा इस हवाले से। तो ये कहता है कि डू नॉट टाई टुगेदर ओवर द ओवरऑल स्ट्रेटजीज ऑफ द फर्म। अब एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें प्रोजेक्ट एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है, तो अब उस छोटे पार्ट को आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उसके असरात को रिफ्लेक्ट नहीं करवा सकते। ये जो कॉन्सेप्ट अभी मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ज़रा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरी मजबूरी है यहाँ पर कि जिस तरह से मैं नॉर्मली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ाया करता था, अब ये ऑनलाइन में मुझे इसको ज़रा सा अलग तरीके से लेके चलना पड़ रहा है। उसकी वजह ये है कि अब इसकी जो सारी डॉक्यूमेंटेशन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। तो डॉक्यूमेंटेशन इम्पोर्टेंट होने का मतलब ये है कि अब हमें पीसी और एचईसी को डॉक्यूमेंटेड एविडेंस देना है कि हमने प्रॉपरली क्लासेस ऑर्गेनाइज की थी, तरीके से ऑर्गेनाइज की थी। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अब आपकी जो ऑनलाइन में आप तो ये समझ रहे हैं कि हमें तो बड़ा आसान हो गया कि घर बैठे पेपर देना है, सब चीज़ें सामने खुली हुई होंगी, लेकिन ये बेसिकली बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। आपका कोशिश ये होनी चाहिए कि अब आप चीज़ों को ज़रा वाइडर कॉन्टेक्स्ट में विजुअलाइज करना सीखें। और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि अब ये जो बुक है बेसिकली ये बैचलर्स लेवल पे इसमें इतनी डिटेल में डिस्कशन नहीं हो सकती, लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें स्किप करूँगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें वैसे भी समझ में नहीं आएंगी। जबकि मैंने जो अपनी मेरी इसीलिए मैंने आपसे वो जो लिंक मैंने शेयर किया है वीडियोस का, पूरी 17 वीडियोस हैं। अगर वो आप देख कर क्लास में आया करेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। अदरवाइज जो बुक के हिसाब से अगर आप चीज़ों को लेके चलेंगे आगे, तो यू विल हैव लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सवाल ना पूछें, सवाल पूछें, लेकिन अगर बहुत सारी चीज़ें
जैसे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये अगर आपको अभी फ़िलहाल समझ में नहीं भी आया तो डज़न्ट मैटर। मैं इस तरह की चीज़ें ज़ाहिर है कि इम्तिहान में पूछूंगा भी नहीं, क्योंकि जो कि आपके लेवल से ज़रा सी ऊंची है। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत आता है, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आज का नहीं बल्कि पिछले तकरीबन 15 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा हूँ आपसे, तो इसलिए इसको मेरी बात को इसी तरह से समझें। Fail to prioritize selection of projects by their importance of their contribution to the firm. Uh, अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको अगर कोई प्रोजेक्ट असाइन करती है, या आप प्रोजेक्ट मैनेजर, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं, तो मिडिल मैनेजमेंट से टॉप मैनेजमेंट में आना जाना जो है वो उतना आसान नहीं होता। तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, टॉप मैनेजमेंट के पास इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होती है। तो आप बहुत सारी चीज़ें अपने टॉप मैनेजमेंट को समझा रहे होते हैं, टॉप मैनेजमेंट बहुत सारी चीज़ें आपको समझा रही होती है, लेकिन देयर इज़ अ गैप इन बिटवीन। ये एग्जैक्टली वही बात है जैसे मैं अभी आपसे जो बात कर रहा हूँ, कि जैसे ऊपर वाली लाइन जो थी, डू नॉट टाई टुगेदर द ओवरऑल स्ट्रेटजी ऑफ द फर्म, तो मैं चीज़ों को बहुत ऊपर लेवल से देख रहा हूँ, लेकिन आप अभी उस लेवल पे आए नहीं है, तो इसलिए आपको जो मेरी बात है वो ज़रा समझने में आसानी नहीं आ रही है। तो ये यही बात उसने यहाँ पर उसने बताने की कोशिश की है कि सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो आपके हवाले से सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो कुछ और होगी, और टॉप मैनेजमेंट जो है वो उसी प्रोजेक्ट की सिलेक्शन को एक अलग अंदाज से देख रही होगी। तो अब आपने उसमें इंटीग्रेशन कैसे करनी है, वो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपका काम है। आर नॉट इंटीग्रेटेड थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। अब ये जो आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के साथ प्रॉपरली मैच करे। ये प्रॉब्लम्स की बात कर रहा है यहाँ पर, ये देखें, ये प्रॉब्लम्स रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ पीस मील प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो पीस मील का मतलब ये है कि जो छोटे छोटी जो जो जितना लिमिटेड स्कोप या लिमिटेड कॉन्सेप्ट आपका इस वक्त है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से, उसको सामने रखते हुए आपके लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें जो अभी हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको इस वक्त समझ में नहीं आई। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आपका अभी प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से। ठीक है ना? तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब इसको हमने करना भी नहीं है, करना है, लेकिन अब उसका जो बैक एंड की जो सारी प्रिपरेशन है वो आपने अपने एंड पे खुद करनी है। और वो बैक एंड की जो प्रिपरेशन है वो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। वो 17, मैं बार बार बात कह रहा हूँ कि वो 17 आपके पास जो 40-40 मिनट की वीडियोस हैं छोटी छोटी, उन वीडियोस को अगर आपने एक मरतबा सिर्फ बैठ के सुन लें, उसके बाद उसमें उसके बाद जब आप क्लास में आएंगे, और ये यहाँ जब मैं मतलब इन स्लाइड्स के साथ जब मैं चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। अगर आपने वो नहीं किया तो यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें समझानी बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको। Do not match project planning and controls with the organizational culture to make appropriate adjustments in support of project endeavors. हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है। कल्चर जो है वो एक जिस तरह से अगर आप पीएड कीट में हैं और आप एनईडी में चले जाएं तो एनईडी का एक बिल्कुल अलग कल्चर है। एनईडी में और कीट में फ़र्क ये है कि कीट में टीचर जो है वो स्टूडेंट को पकड़ पकड़ के आगे लेके आने की कोशिश करता है, और एनईडी में स्टूडेंट जो है वो खुद आगे जाने की कोशिश करता है। तो ये कल्चर है। कल्चर क्यों है? इसलिए कि यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो अपने शौक से नहीं आते हैं। एक बड़ी मेजॉरिटी जो है वो स्टूडेंट्स हैं जिनको घर वालों ने धक्के दे के भेजा होता है कि जाओ जाके पढ़ो। तो ये एक इशू है, और उस इशू को कोई और सॉल्व नहीं करेगा, आपने ही सॉल्व करना है। वो कैसे करना है? जिस तरह से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ उस तरह से अगर आप चीज़ों को लेके चलने की कोशिश करेंगे तो इट विल मेक मोर सेंस। सो ट्राई करें कि
what engineering skills we must need to get a great opportunity in the world. आपको जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके जितने भी कोर्सेज हैं उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए, और उसको जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ लिंक कर लेंगे, जो कि मैंने आपकी सीपी एक्टिविटी जो है वो एग्जैक्टली वो यही एक्टिविटी है कि अगर आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अपने बेसिक इंजीनियरिंग के साथ लिंक करना अगर आपको आ गया, तो आई गिव यू माई वर्ड्स, यू विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल. हो सकता है कि आपको मेरी बात इस वक्त लगे कि मैं पता नहीं कैसे ये बात कह रहा हूँ, लेकिन दिस इज ऑल माय एक्सपीरियंस अप अंटिल नाउ. सो इसको बिल्कुल भी आप नेगेटिव या मजाक में ना लें. It is very much in line with the concept. But anyways, do not match the project planning controls with the organizational culture. तो ये कल्चर होता है, तो कल्चर के साथ आप अपनी प्रोजेक्ट प्लानिंग को मैच कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं. उसमें आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको बहुत कंट्रोल एनवायरनमेंट में काम करना पड़ेगा. तो वो ये वाला कॉन्सेप्ट भी जो है वो थोड़ा सा बहुत प्रीमेच्योर है इसमें. वो मैं फिर आगे चल के जैसे जैसे और आएगा तो मैं फिर थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा. अब ये दिखा रहा है जैसे कि ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है. तो अगर तो ये और ये आपस में सिंक्रोनाइज्ड हैं तो भी आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है वो इसके साथ सिंक्रोनाइज नहीं होती, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट बेसिकली अगर आपने देखा भी हो अगर कभी, तो एक फैक्ट्री होती है जो कि लांटी कोरंगी में होती है, लेकिन उसका जो हेड ऑफिस होता है वो नॉर्मली आया चुंदरी का रोड पे होता है. तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो आपका जो कमर्शियल हब है वो जो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की जो हेड ऑफिसेज हैं वो नॉर्मली या तो शहर फैसल पे मिलेंगी या आपको आया चुंदरी का रोड पे मिलेंगी. तो उनको जो टॉप मैनेजमेंट है उसको कस्टमर चाहिए, और वो कस्टमर जो है वो उससे नज़दीक तरीन जो उसकी लोकेशन बनती है वो वही बनती है. लेकिन आपका जो प्रोडक्शन है वो पीछे कहीं रिमोट एरिया में हो रही होगी, या तो आप चौकी पे हो रही होगी, या हो सकता है पिशावर में कहीं पर हो रही हो, लेकिन आपका जो हेड ऑफिस है वो यहाँ पर है. तो ये इसीलिए जो आपकी टॉप मैनेजमेंट है उसको ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है उसके साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, और वहीं पर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं. लेकिन जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो आपकी है उसके पास पोर्टफोलियो बिल्कुल क्लियर होता है, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसके पास पोर्टफोलियो के हवाले से कोई, तो वो इसको इसके साथ लिंक करना जो है उसको इनिशियल स्टेजेस में ज़रा सा प्रॉब्लम आती है, लेकिन जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस्ड होता जाता है और उसकी इंटरेक्शन टॉप मैनेजमेंट के साथ ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये बहुत आसान हो जाता है. फिर वो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है उसको भी टॉप मैनेजमेंट को समझाने में कामयाब हो जाता है कि मुझे किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं अपनी टीम को साथ लेकर चलने में. ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है. उसके बाद कहता है जी मेजर फंक्शंस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, oversee project selection, monitor aggregate resource levels and skills, encourage use of best practices, balance projects. सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है टॉप मैनेजमेंट है. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है वो टॉप मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. नहीं नहीं, ये टॉप मैनेजमेंट को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है. टॉप मैनेजमेंट जो है उसके पास पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कंट्रोल उसके पास होता है. प्रोजेक्ट मैनेजर के पास अपने प्रोजेक्ट का कंट्रोल उसके पास होता है. तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बेसिकली हो सकता है कि एक ही वक्त में हो सकता है कि 5 अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे कंपनी काम कर रही हो, तो हर प्रोजेक्ट का एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा. तो टॉप मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली उन सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ इंटरेक्ट कर रही होगी, लेकिन वो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट मैनेजर है वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है. दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके मैनेजर के साथ उसकी इंटरेक्शन इतनी नहीं होती है. तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें उसको नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजर को नहीं पता होती कि टॉप मैनेजमेंट अगर उससे कहती है कि जी ये फला काम कर लो, तो वो ये समझता है कि ये पता नहीं मुझे एडिशनल काम दिया जा रहा है, जबकि वो एडिशनल काम नहीं होता है. बेसिकली टॉप मैनेजमेंट के पास चूंकि ओवरऑल पिक्चर होती है
दूसरे प्रोजेक्ट की भी, तो वो हो सकता है कि उसके कॉन्टेक्स्ट में उससे कह रही हो प्रोजेक्ट मैनेजर से कि जी ये तुम ये काम कर दो। तो यहाँ पर वो इंटीग्रेशन के इश्यूज हैं जो कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम इस सेशन के बाद में एक और सेशन भी लूँगा, क्योंकि नॉर्मली चूँकि हमारा जो सेशन है वो 40-40 मिनट का है, तो जो आपका ओवरऑल टाइम है वो बेसिकली 90 मिनट्स बनता है, और 40-40 मिनट के आपके 2 सेशंस अगर होते हैं तो 80 मिनट्स बनते हैं। तो मैं आपको 10-15 मिनट का और टाइम दूंगा जिसमें आप या तो सवाल जवाब आप करेंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो मैं करूंगा। तो 10 मिनट का सेशन एक और होगा इस सेशन के बाद भी। और अभी हमारे पास 10 मिनट हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसमें ये 2-3 स्लाइड्स और रह गई तो उसको जल्दी जल्दी हम कंप्लीट कर लें। मेजर फंक्शंस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ओवरसी प्रोजेक्ट सिलेक्शन। ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि ओवरसी प्रोजेक्ट सिलेक्शन, तो जो टॉप मैनेजमेंट है वो सेलेक्ट करती है कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है उसको उसकी क्या प्रायोरिटी है, वो हिसाब से उसको सेट करती है पोर्टफोलियो को। मॉनिटर एग्रीगेट रिसोर्स लेवल्स एंड स्किल्स, और टॉप मैनेजमेंट के ही पास ये अथॉरिटी होती है कि वो रिसोर्सेज को एलोकेट करे। encourage use of best practices, balance projects in the portfolio in order to represent a risk level appropriate to the organization. किस प्रोजेक्ट में कितना बड़ा रिस्क है और कितना बड़ा रिस्क को ऑर्गेनाइजेशन एब्जॉर्ब कर सकती है, या जिस तरह से गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर होता है ना, तो गड़ा आता है तो गाड़ी जो है वो उसके एक्सल जो है टूटता नहीं है शॉक एब्जॉर्बर्स की वजह से। इसी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ब्रेक डाउन नहीं हो जाता कि अगर कोई बहुत बड़ा रिस्क ले ले और वो उसको हैंडल करने की सलाहियत ना हो तो ऑर्गेनाइजेशन बैठ जाएगी। तो उसको लेवल करने के लिए ये सारे डिसीजन जो है वो टॉप मैनेजमेंट लेती है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन अमंग ऑल स्टेक होल्डर्स, तो हर प्रोजेक्ट के जो स्टेक होल्डर्स हैं उसके साथ कम्युनिकेशन उसको मेंटेन करनी होती है। क्रिएट अ टोटल ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव दैट गोज बियॉन्ड साइलो थिंकिंग। साइलो थिंकिंग इंडिविजुअल थिंकिंग की बात कर रहे हैं, साइलो कहता है इंडिविजुअल। improve overall management of projects over time। ओवरऑल तमाम प्रोजेक्ट्स, ये यहाँ पर स्पेलिंग जो है वो प्रोजेक्ट्स है, सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर जो ये बात हो रही है ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की हो रही है। पोर्टफोलियो जो है वो डोमेन बनता है टॉप मैनेजमेंट का, तो इसलिए उसके पास जो सारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल होती है उसके हवाले से वो बात करता है। अच्छा, आपका जो प्रोजेक्ट होता है उसके 2 डिमेंशंस होते हैं, एक होता है टेक्निकल डिमेंशन और एक होता है सोशियो कल्चर। सोशियो कल्चर जो है वो इंटेंजिबल्स होती है। इंटेंजिबल्स मतलब ये कि जैसे लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, नेगोशिएशन, पॉलिटिक्स एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, ये सारी इंटेंजिबल्स हैं। मतलब आपको नहीं पता कि आपका कस्टमर आपके काम से सेटिस्फाइड है या नहीं है। टेक्निकल में हर चीज जो है वो टेंजिबल होती है, आपके पास स्कोप क्लियर होता है, राइटिंग में आपके सामने होता है। आपके टीम मेंबर में कौन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है या नहीं है वो नजर नहीं आ रही है। जब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आपको उसका पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे टेक्निकल साइड में रिसोर्स एलोकेशन, बेसलाइन बजट्स एंड स्टेटस रिपोर्ट्स, ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें, ये वाली जो डायग्राम है स्पेसिफिकली ये मेरी वीडियोस में भी मैंने एक्सप्लेन की हुई है। तो आज आपका काम मेरे हवाले से ये होना चाहिए कि आप इसको जाके उन वीडियोस को ज़रा सा देखें, उसको चेक करें, और उसमें अगर आपको कहीं पर कोई इश्यूज हैं तो वो आप सवाल पूछेंगे तो आई विल बी एबल टू गिव यू द आंसर्स इन द अपकमिंग क्लासेस। अच्छा, अब ये जो डायग्राम, ये जो आपको स्लाइड दिखाई जा रही है, ये बेसिकली आपकी जो पूरी बुक है वो आपस में इन्होंने किस तरह से लिंक की है ये उसका एक आपको दिया हुआ है। तो मैंने आपको जो सीपीई एक्टिविटी आपको दी है उसके हवाले से एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो, ये देख लें आप कि ये बिल्कुल एंड में आपको दिया हुआ है। ये आप हम इस वक्त यहाँ पर हैं और जो मैंने आपको सीसीपी की एक्टिविटी दी है वो यहाँ पर है। तब आप ये कहें कि जी हम ये सारी चीजें किए बगैर हम यहाँ पर कैसे जा सकते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम इसका नाम रखा ही इसलिए गया है ताकि आप इन सारी चीजों की बेसिक इंफॉर्मेशन लेके यहाँ तक पहुंचे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और इसके लिए मैंने आपको जो रिसोर्स है वो दोनों आपको दे दिए हैं। इसका जो एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो वीडियो है वो भी लिंक शेयर कर दिया है मैंने आपको। अभी जो शुरू में आपने आपको मैंने वो MIS का जो पेज दिखाया था उसमें वहाँ पर अपलोड किया हुआ है। और
इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी मैंने अपलोड कर दी है। तो ये दोनों आप देखेंगे और इसमें से जो चीज़ आप अगर वो सारी वीडियोस इस पूरे 10-17 वीडियोस जो हैं वो अगर आपने एक एक दिन भी अगर आपने लगाया तो आपके पास 20 दिन का टाइम है, 21 दिन का टाइम है, तो 17 दिनों में आपकी वो 17 वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी। तो 3 दिन में फिर आप ये काम, यहाँ वाला जो काम है ये आप अपने तौर पे कर सकते हैं। तो आपको ये मैं बता दूं कि इसमें सीपी एक्टिविटी में जो हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं कि आपको इसमें सारी चीज़ें खुद करनी है। टीचर आपको इसमें हेल्प आउट नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको फिर भी मैं बता रहा हूँ कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपने हाउ नहीं पूछना है, व्हाट या व्हाई पूछना है कि आप ये करें तो क्यों करें और क्या करें। लेकिन हाउ हाउ जो है वो आपने खुद डिसाइड करना है कि हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। सो दैट इज योर बेसिकली एग्जाम। ठीक है, तो वी आर हियर and we are planning to go here, but after going through all these chapters, इसके बाद जो है वो आपको की टर्मिनोलॉजीज हैं इसमें जो कि आपको आनी चाहिए। इज इट हैंड रिटन और टाइप फॉर्म, ये मैं अभी आपको क्योंकि अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है मैनेजमेंट से क्लैरिफाई करनी है कि हम इसको इस मरतबा किस तरह से करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। इसीलिए मैंने अभी तक इसका जो पेपर है वो मैंने अभी जो आपकी गाइडलाइंस हैं वो मैंने दी नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है आपने सीपीई एक्टिविटी जो है इसके लिए जो 17 वीडियोस का लिंक मैंने आपको दिया हुआ है उसको 1 बाय 1 देखना शुरू करें। उसमें आपको पीएम के हवाले से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ओवरऑल पिक्चर जो है ना आपको नज़र आ जाएगी। वो पिक्चर आपकी अगर क्लियर हो जाएगी तो आपको ये बुक जो है वो फिर आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगी। लेकिन अगर आपने वो नहीं समझा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं इस शॉर्ट टाइम पीरियड में समझा नहीं सकूंगा उस तरह से जिस तरह से इसमें दी हुई है। तो मैं फिर उसे बहुत तेज़ी से मुझे इसको स्किप करना पड़ेगा और वो मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं उसको स्किप करूँ, क्योंकि अगर आपने इसको बहुत अच्छी तरह थॉरोली कर लिया तो आपकी आगे चल के जो पीएमपी सर्टिफिकेशन है उसके लिए आपको समझें एक तरह से कि बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तकरीबन समझें कि मोर देन 50-60% आपका जो उसकी जो टेस्ट प्रिपरेशन है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज प्रेजेंटेशन। अभी अगर आपका फौरन अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो यू कैन आस्क मी, जब तक हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। और इसके बाद में अगर आप चाहते हैं तो आई कैन कम फॉर 10 मिनट्स, और अगर नहीं तो फिर दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। बट आई एम कमिंग बैक अगेन बिकॉज अगर आप नहीं सवाल पूछेंगे तो मैंने तो सवाल पूछने ही है आप लोगों से। तो फिर मैं आपके साथ आ रहा हूँ अभी। अभी है हमारे पास 1-1.5 मिनट है अभी भी। ये सारे सवाल दो ही लोग कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। एक मोहम्मद असद है और एक मोहम्मद इरहान है। तो बाकी सब लोगों को या तो समझ में सब आ रहा होगा। प्रोग्राम मैनेजमेंट देयर वर मेनी बी there were maybe one manager or more than one project manager. प्रोग्राम मैनेजमेंट में एक प्रोग्राम मैनेजर होता है और उस प्रोग्राम मैनेजर के अंदर में बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकते हैं, यस। लेकिन एक प्रोजेक्ट पे सिर्फ एक प्रोजेक्ट मैनेजर ही होता है, उसमें प्रोग्राम मैनेजर नहीं होता। प्रोग्राम मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर से ऊपर होता है और पोर्टफोलियो मैनेजर उससे भी ऊपर होता है। तो ये इस तरह से चलती है। तो सबसे नीचे जो है प्रोजेक्ट मैनेजर होता है और उसके बाद चीज़ें आगे चलती। सो वी आर नाउ लेफ्ट विद लेस देन 1 मिनट। एक और गुड न्यूज़ ये है कि वो मुझे लास्ट जो लेक्चर है उसकी वीडियो मैं समझ रहा था कि शायद रिकॉर्ड पता नहीं हुई या नहीं हुई है, लेकिन वो मुझे अभी नज़र आ गई है। तो वो मैं होपफुली आज उसको यूट्यूब पे अपलोड करके और उसका लिंक मैं शेयर कर दूँ।